हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 74 यानी कि 74वां। और पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स विद द कांग्रेस ड्यूरिंग द ईयर 1905 एंड 7। नरम और गरम दल जो कांग्रेस के समय होता था आज़ादी के समय, तो उसके संदर्भ में दो स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, द एक्सट्रीमिस्ट वांटेड टू एक्सटेंड द स्वदेशी एंड बायकॉट द मूवमेंट फ्रॉम बंगाल टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। यानी कि जो गरम दल था वो यह चाहता था कि जो स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट है वो पूरे बंगाल के अलावा पूरे देश में किया जाए ऐसा। वहीं सेकंड स्टेटमेंट, द मॉडरेट्स वांटेड टू ग्रेजुअली एक्सटेंड द बॉयकॉट फ्रॉम फॉरेन गुड्स टू एवरी फॉर्म ऑफ एसोसिएशन और कॉरपोरेशन विद द गवर्नमेंट। कहने का मतलब जो गरम दल था वो ये चाहता था कि जो भी बॉयकॉट है, यानी जिसका जो भी हम चीज़ों का बॉयकॉट कर रहे हैं उसका इस्तेमाल हम रोक रहे हैं, इसको खरीदने या किसी तरीके से रोक रहे हैं फॉरेन गुड्स का, तो उसको एक तरीके के एसोसिएशन का फॉर्म, कॉपरेशन का फॉर्म दिया जाए ताकि हम उसको बॉयकॉट एक लीगल वे में कर सकें। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है ए, वन ओनली, यानी कि सिर्फ पहला आंसर सही है। सेकंड और गलत है। कभी भी नरम दल था वो इस फेवर में कभी नहीं रहा है, जैसा स्टेटमेंट दिया है कि ऐसा फेवर में रहा, लेकिन कभी उसके पक्ष में यानी फेवर में नहीं रहा है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू द इंडिगो रिवोल्ट। जो नील आंदोलन हुआ था उसके संदर्भ में बताना आपको कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है, देयर वॉज अ कंप्लीट यूनिटी अमंग द हिंदू एंड मुस्लिम पीजेंट्स। यानी इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों जो पीजेंट्स थे यानी किसान थे उनमें एकता थी। सेकंड, हेमचंद्र कार वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द रिबेलियस राइट्स। यानी जो हेमचंद्रकार थे सबसे ज़्यादा उस समय उन लोगों में प्रचलित रिबेलियन थे, यानी कि विद्रोही थे। थर्ड है, द रिबेलियंस राइट्स मेंटेन्ड अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसिप्लिन। यानी कि जो ये विद्रोह करने वाले लोग थे इन्होंने काफ़ी अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन और डिसिप्लिन उसको मेंटेन किया था, यानी अनुशासन और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को साथ साथ इन्होंने चलाया था। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इंडिगो रिवोल्ट के संदर्भ में सही है। तो उसका सही आंसर है डी, 1 और 3, यानी कि सिर्फ सेकंड वाला गलत है। रिवोल्ट वॉज लेड बाय द दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास ऑफ नादिया डिस्ट्रिक्ट। नादिया डिस्ट्रिक्ट के दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे जिन्होंने इस रिवोल्ट को यानी कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। हेमचंद्र जो कार थे वॉज अ डिप्टी मजिस्ट्रेट इंडिगो रिवोल्ट 1815 एंड 60। सो ही वॉज नॉट द लीडर ऑफ द रिवोल्ट। तो इसलिए वो रिवोल्ट के लीडर नहीं रहे क्योंकि वो डेप्यूटी मजिस्ट्रेट थे इंडिगो रिवोल्ट के 1959 और 60 के समय में। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द टर्म मारिच वॉज एसोसिएटेड विथ डिफेंस सेक्टर समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इज रेफर टू। जो मारिच शब्द है काफ़ी आप लोगों ने अखबारों में या खबरों में कहीं सुना होगा। तो आपको बताना है कि किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, डिफेंस का यानी कि हमारे सेना के किस उससे हिस्से से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर है डी, एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम, यानी कि एक एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम है। ये एक इंडियन नेवल साइंस और टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी में डेवलप किया गया था टू डाइवर्ट द इनकमिंग एनिमी अंडर वाटर टॉर्पीडोज। यानी कि जो पानी के अंदर जो टॉर्पीडोज आती हैं, यानी कि जो मिसाइल्स जो सबमरीन्स के द्वारा लॉन्च की जाती हैं, तो उनसे जो मिसाइल लॉन्च होती है उन्हीं को टॉर्पीडो बोलते हैं। तो अगर वो एनिमी के द्वारा आती हैं तो उनको हम पहले से डिटेक्ट कर लें, यानी कि पता लगा लें और उस पे कार्रवाई करने के लिए इंडक्शन के लिए रेडी रहें। सेकंड इज द टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम मारिच वॉज कम्प्लीटेड ट्रायल्स एंड विल सून बी इंडक्टेड इन द इंडियन नेवी। यानी ये टॉर्पीडो इसका ट्रायल ख़त्म हो चुका है और जल्द ही इसको इंडियन नेवी में शामिल किया जाएगा। which would be a major milestone for the naval research and development, as it would be the first time the indigenously designed towed array sonar system would be
आर्मिंग इंडियन वॉरशिप। ये पहली बार हुआ है हिंदुस्तान में कि इंडिया का इंडिजिनसली यानी कि जो भारत में ही बना है ये पहला ऐसा सोनार सिस्टम है जिसको कि लाया जाएगा इंडियन नेवी में। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which among the following features cannot be seen with the K4 submarine launched ballistic missile? इनमें से कौन सा फीचर K4 सबमराइन बैलिस्टिक मिसाइल के संदर्भ में सही नहीं है, आपको बताना है। तो पहला है केपेबल टू कैरी न्यूक्लियर वॉरहेड, सेकंड है ट्रेवल इन द हाइपरसोनिक रेंज, थर्ड है फायर्ड फ्रॉम द 5th जनरेशन सबमराइन एंड फोर्थ है अग्नि मिसाइल गॉट मॉडिफाइड इनटू 4K, यानी कि अग्नि मिसाइल को मॉडिफाई करके K4 में डेवलप किया गया, बनाया गया है। तो सही आंसर सेलेक्ट कीजिए, आपको बताना है कौन सा फीचर इसमें देखा नहीं गया है, कैन नॉट बी सीन विद द K4 सबमराइन। तो इसका सही आंसर है डी, नन ऑफ द अबव, यानी कि सारे फीचर इसमें मौजूद है, कोई ऐसा नहीं है जो इसमें मौजूद नहीं है। न्यूक्लियर केपेबल सबमराइन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स कोड नेम K4 सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड फ्रॉम अनडिस्क्लोज लोकेशन इन द बे ऑफ बंगाल, यानी इसका सक्सेसफुली टेस्ट हो चुका है बे ऑफ बंगाल में। मिसाइल इज ऑल्सो आर टू क्रूज एट अ हाइपरसोनिक स्पीड एंड इट इज़ मैनोवरेबल, कहने का मतलब ये मानव द्वारा यानी इंसान द्वारा इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ना कि इसको रोबोट की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ बिल्ट फ्रॉम अग्नि मिसाइल, और इस जो K4 मिसाइल ही अग्नि मिसाइल को ही डेवलप करके यानी कि मॉडिफाई करके बनाया गया है। इस हिसाब से चारों फीचर सही हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द टर्म एशियन प्रीमियम समटाइम्स इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू, एशियन प्रीमियम काफ़ी आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा, देखा होगा, तो आपको बताना ये किससे जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर है डी, ओपेक, यानी कि ओपेक से जुड़ा हुआ है। एशियन प्रीमियम इज एक्स्ट्रा चार्ज बीइंग कलेक्टेड बाय ओपेक कंट्रीज फ्रॉम द एशियन कंट्रीज व्हेन सेलिंग ऑयल इन कंपैरिजन टू द वेस्टर्न कंट्री। ये तरीके के एक प्रीमियम, एक एक्स्ट्रा चार्ज की तरह लिया जाता है एशियाई देशों से इन कंपैरिजन, अगर हम उनसे कंपेयर करें वेस्टर्न कंट्री से, तो यानी कि एशिया को तेल जो बेची जाती है थोड़ी महंगे दरों पे बेची जाती है कंपेयर टू वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मंडल कमेटी ऑफन सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू, जो मंडल कमेटी है किससे जुड़ा हुआ है आपको बताना है। मुंडल, नॉट मंडल। तो इसका सही आंसर है सी, जीडीपी कैलकुलेशन, यानी जीडीपी कैलकुलेशन के लिए कमेटी गठित की गई थी। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है मानस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द हिमालयन फुटहिल्स, यानी जो मानस नेशनल पार्क है ये हिमालयस का फुटहिल्स में स्थित है। सेकंड है नामेरी नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन द फुटहिल्स ऑफ द ईस्टर्न हिमालयस, यानी जो नामेरी नेशनल पार्क है ये ईस्टर्न हिमालयस में स्थित है। ईस्टर्न हिमालयस यानी ये आपका 7 सिस्टर वाला हिमालयस जो नागालैंड से और त्रिपुरा की तरफ नीचे की तरफ जाता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर सी, बोथ, यानी कि दोनों ही सही है। मानस आपको जैसे पता होगा असम में है, और ये एक प्रोजेक्टेड टाइगर रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है और बार रिजर्व भी है असम में। और सबसे अच्छी चीज़ है इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है मानस नेशनल पार्क। जहाँ सवाल है नामेरी नेशनल पार्क का, तो ये एक वेजिटेशन टाइप सेमी एवरग्रीन नेशनल पार्क है जिसमें ज़्यादातर डेसिडुअस फॉरेस्ट पाई जाती हैं, यानी वो फॉरेस्ट जो अपनी पत्तियाँ झाड़ देती हैं एक समय आने पर, विथ केन एंड बैम्बू ब्रेक्स एंड नैरो स्ट्रिप ऑफ द ओपन ग्रासलैंड अलॉन्ग रिवर्स, कहने का मतलब उसमें बैम्बूज काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है और एक पतली नदियाँ, मतलब पतली पतली नदियाँ भी इसमें काफ़ी पाई जाती है। और ये ध्यान दीजिएगा, मानस में एक पॉइंट ये छूट गया था कि इसमें ये मानस नेशनल पार्क फेमस है वाइल्ड वाटर बफेलो के लिए, यानी उन बफेलोज के लिए जो कि पानी में पाई जाती हैं, जंगली बफेलोज।
तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल स्पीसीज इज आर एंडेमिक टू इंडिया, इनमें से कौन सी स्पीसीज है जो एंडेमिक टू इंडिया यानी कि इंडिया में ही पाई जाती हैं। आपके ऑप्शन से पहला है नीलगिरी तार, सेकंड है रॉयल बंगाल टाइगर, थर्ड है इंडियन राइनोसोरस। तो आपको बताने इनमें से कौन सा एंडेमिक है यानी कि इंडिया में ही पाई जाती हैं। तो उसका सही आंसर है ए वन ओनली, सेंसी पहला सही है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है द स्टेट्स आर गिवन रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि स्टेट्स को उनके पॉपुलेशन के बेसिस पर राज्यसभा में सीट दिया जाता है। सेकंड है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑडिट्स द अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, यानी जो CAG है वो सिर्फ भारत सरकार का ही अकाउंट ऑडिट करता है, मतलब राज्यों का नहीं करता है, सिर्फ केंद्र सरकार का करता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है ए वन ओनली, यानी कि सेकंड वाला गलत है। सिर्फ राज्य केंद्र सरकार का नहीं बल्कि उन सभी एजेंसीज का करता है जो सेंट्रल जो समय समय पर पार्लियामेंट उनको ऑथोराइज करता है। बट हिज अपॉइंटमेंट, अच्छा जो CAG है इनके अपॉइंटमेंट और रिमूवल प्रेसिडेंट करते हैं विदाउट कंसल्टिंग दी स्टेट, सॉरी CAG नहीं, एक सेकेंड, हाँ CAG का ही, सॉरी CAG का ही करते हैं। और ये ऑडिट स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को भी करते हैं, ना कि सिर्फ केंद्र सरकार का। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है द स्टेट लेजिस्लेचर हैज एक्सक्लूसिव पावर इन ऑल द सर्कमस्टांसेस टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स एन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट, यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके पास एक्सक्लूसिव पावर है, यानी खास कुछ शक्तियां हैं जिसकी मदद से वो किसी भी तरीके के सर्कमस्टांसेस में, किसी भी तरीके की सिचुएशन में वो एक लॉ बना सकती हैं विद मैटर रिलेटेड टू स्टेट लिस्ट, यानी जो भी राज्य की जो सूचियां हैं उसमें जो भी सब्जेक्ट्स मौजूद है, विषय मौजूद है, उन पर बना सकती हैं कानून। दूसरा, राज्यसभा कैन डिक्लेयर द पार्लियामेंट कुड मेक लॉज ऑन अ मैटर ऑफ इन द स्टेट लिस्ट, यानी राज्यसभा केंद्र को यानी पार्लियामेंट को यानी लोकसभा को ऑथोराइज कर सकता है, उनको शक्ति दे सकता है कि वो किसी भी राज्य सरकार के विषयों पर कानून बना सकता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी टू ओनली, पहला गलत है। किसी भी स्पेशल सर्कमस्टांसेस नहीं, ऑल सर्कमस्टांसेस नहीं, सिर्फ नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, यानी सामान्य स्थिति में कानून राज्य बना सकता है अपने उसके विषयों पर, सब राज्य के विषयों पर। अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है इसमें टोटल 61 सब्जेक्ट यानी 61 विषय हैं राज्य के सूचियों में। ओरिजिनली यानी कि जो सही में रहा है वो 66 है, बाकी पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन, ये सारी चीज़ें मतलब ओरिजिनली इनमें मौजूद है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है, लेकिन जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी कि जो हमारा GS टेस्ट पेपर 73 था उसका हम आपको क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बता देते हैं। आई होप आप सबने सही किया हो। तो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, द ऑथर ऑफ द गौड़ावाहो वॉज, गौड़ावाहो एक किताब है जिसके रचयिता का नाम बताना था। तो इसका सही आंसर है सी वाकपति। ये एक कोर्ट पोएट थे किंग कन्नौज में, यशोवर्मन के समय ये उनके दरबार में एक कवि थे। तो चलिए इसी के साथ आज का यानी GS टेस्ट पेपर 74 का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, सूपा डैम ऑन काली नदी रिवर इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये डैम जो काली नदी पे स्थित है ये किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी पंजाब या डी कर्नाटका।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।